वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की पहली 26 लाइंस। ये आपके यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस में लगी हुई हैं और इससे पहले की क्लासेस में हमने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी और उनकी एक और सोनेट जो आपके सिलेबस में लगी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस को स्टडी किया था। तो आज हम इस वर्क को देखेंगे और इसको कैसे देखेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इसका क्या बैकग्राउंड है, जो आपकी बुक है पैराडाइज लॉस्ट उसका जो बैकग्राउंड है उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद इसका जो कंटेक्स्ट है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल आइडिया एंड थीम और फिर इसकी समरी देखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार बताता आया हूँ, जो हमने शेक्सपियर के पोइटिक वर्क्स में भी देखा था, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। वैसे जब हम शेक्सपियर के वर्क कर रहे थे, हमने पिछली सोनेट की थी, तो मैंने आपको हर लाइन का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें मैंने पूरी पोएम लिखी है पहले 26 लाइन्स की और एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे दिया है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे सबसे एंड में लिटरेरी डिवाइसेस और क्या फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इसमें यूज की गई हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अक्सर पूछ लिया जाता है, पोएम की लाइन दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जॉन मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बाई क्लियरली स्टेटिंग व्हाट इज पोएम इज अबाउट, ठीक है। वो पैराडाइज लॉस्ट को शुरू करते हैं ये बताते हुए कि उनकी पोएम जो है वो किस बारे में होने वाली है। तो किस बारे में है? फर्स्ट टाइम ह्यूमंस डिसोबेड गॉड, जब पहली बार इंसानों ने अवज्ञा की या उनके आदेश की अवज्ञा की, किसकी? गॉड की। एंड ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस डेट फॉलोड, और उसके बाद जो भी परिणाम निकल के आए उस बारे में ये पोएम होने वाली है। दिस एक्ट रेफर्स टू द मोमेंट व्हेन एडम एंड ईव एट द फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। ये एक्ट किसको रेफर कर रहा है? जब एडम और ईव ने क्या किया था? फॉरबिडन फ्रूट, जिस फल को खाने से मना किया था, ट्री ऑफ नॉलेज से, ट्री ऑफ नॉलेज पे जो फल लगा हुआ था उसको खाने से मना किया गया था, ठीक है, उसको इनने खा लिया। एच डिस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ जेनेसिस इन द बाइबल, ऐसा डिस्क्राइब किया गया है जो बुक ऑफ जेनेसिस है बाइबल की उसमें, ठीक है। तो इस टॉपिक पे ये पोएम होने वाली है। मिल्टन यूजेस द वर्ड फ्रूट बोथ लिटरली, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप बताओगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये लाइन आगे आएगी पोएम में, लेकिन इसमें लिखा है कि मिल्टन एक वर्ड को यूज करते हैं फ्रूट, जिसके दो लिटरल मीनिंग हो सकते हैं। पहला तो जो फल उन्होंने खाया, और दूसरा उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि उनके जो एक्शन, उनके कार्य का क्या परिणाम निकला। कहते हैं ना कि आपको क्या फल मिलेगा इसका, और एक फल जो हमने खाया, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। तो कौन सी यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगी, ठीक है, ये आप सोच के बताना, मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के। आगे देखते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आया उनके एक्शंस का वो क्या था? डेथ एंड सफरिंग। तो जो एडम एंड ईव ने किया उसके कारण ह्यूमन काइंड को डेथ मिली। डेथ का मतलब अब वो इमॉर्टल नहीं रहे, अब उनकी मृत्यु भी हो सकती थी और उन्हें साथ में हेवन से भी निकाल दिया गया। आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिन, इस पाप के कारण। कौन सा पाप? जो एडम एंड ईव ने किया। पाप क्या था? भगवान के आदेश की अवज्ञा की उन्होंने। डेथ जो है उसकी एंट्री हुई संसार में और ह्यूमंस को बैनिश कर दिया गया पैराडाइज, जो उनका परफेक्ट होम था, जो उनका घर था ह्यूमंस का, उससे उन्हें निकाल दिया गया। मिल्टन ऑल्सो हिंट्स, मिल्टन ये भी इशारा करते हैं कि एक ग्रेटर मैन कौन है? जीसस क्राइस्ट आएंगे बाद में और रिस्टोर करेंगे ह्यूमंस को उनकी ओरिजिनल स्टेट पे। मतलब जीसस क्राइस्ट जो है वो एक पॉसिबिलिटी देंगे कि ह्यूमंस जो है वो दोबारा रीगेन कर सकते हैं पैराडाइज अपने एक्शंस के थ्रू, अगर वो अच्छे काम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मिल्टन कॉल्स अपॉन अ म्यूज। अब इसके बाद इन अगली 26 लाइन्स में क्या होता है? मिल्टन जो है वो म्यूज को इन्वोक करते हैं। अब देखो ये म्यूज क्या आफत है। म्यूज जो होते हैं वो क्लासिकल एपिक्स में बहुत यूज किए जाते थे, स्पेशली जो एपिक्स लिखे थे वर्जिल और होमर ने। वो क्या करते थे? वो म्यूजिज को इन्वोक करते थे, ठीक है, अब ताकि वो उन्हें इंस्पिरेशन दे उस वर्क को लिखने के लिए। मिल्टन ने कुछ ऐसा ही किया है, उन्होंने भी म्यूजिज को इन्वोक किया है, लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है इन 26 लाइन्स में कि ये जो म्यूजिज हैं ये अलग हैं क्लासिकल म्यूजिक से। जो क्लासिकल म्यूजिक हुआ करते थे वो पागन गॉड्स हुआ करते थे। पागन गॉड्स कौन होते हैं?
मतलब देवी देवता हुआ करते थे। लेकिन मिल्टन तो क्रिश्चियन है, वो देवी देवताओं में विश्वास रखते नहीं है, तो उनके म्यूजिक जो हैं वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के अकॉर्डिंग हॉली स्पिरिट्स हैं। ओके, तो वो साफ साफ बता देते हैं अपनी 26 लाइन्स में कि मेरे जो म्यूज हैं वो ये पागन गॉड नहीं है, ठीक है, मेरे जो म्यूज जो हैं वो कैसे हैं, वो हॉली स्पिरिट्स हैं अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन थियोलॉजी। ठीक है, तो वो उनको बुलाते हैं, आगे देखते हैं। और ये क्या है, ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो पोएट्स को इंस्पायर करती आई है सदियों से, जैसा कि हमने क्लासिकल लिटरेचर में देखा। लेकिन वो अपने म्यूजिक को ग्रीक म्यूजिक नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि उनके म्यूज क्या है, हॉली स्पिरिट है। वो सेम डिवाइन पावर हैं जिन्होंने मोसेस को इंस्पायर किया था। ये मोसेस जो है वो प्रॉफिट हैं। मोसेस कौन है, प्रॉफिट वह हैं। ये 3 रिलीजन के लिए सैक्रेड है, एक तो इस्लाम और दूसरा ज्यूडिज्म और तीसरा क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तीनों इन्हें प्रॉफिट मानते हैं। तो मोसेस को इंस्पायर किया था पहली किताब, मतलब शुरुआती बाइबल की किताबें लिखने के लिए। ठीक है, किसने, इन म्यूजिज ने, ऐसा मिल्टन कहते हैं। इसीलिए मिल्टन इनको इन्वोक कर रहे हैं, इनको बुला रहे हैं ताकि वो भी मिल्टन को प्रेरणा दें इस एपिक को लिखने के लिए। आगे देखते हैं। ही वॉन्ट्स दिस सैक्रेड इंस्पिरेशन सो डैट ही कैन टेल द डिवाइन स्टोरी ऑफ क्रिएशन एंड फॉल ट्रुथफुली। वो चाहते हैं कि म्यूजिक उन्हें भी ये सैक्रेड मतलब पवित्र इंस्पिरेशन दे, प्रेरणा दे, ताकि वो भी ये डिवाइन स्टोरी लिख पाए क्रिएशन और इंसान के फॉल की, ह्यूमंस के फॉल की, ट्रुथफुली मतलब पूरी सच्चाई के साथ। मिल्टन बिलीव करते हैं कि ये पोयम जो है, दिस पोयम इज ग्रेटर देन एनी क्लासिकल एपिक बिकॉज इट डील्स विद गॉड्स ट्रुथ नॉट मिथ और लेजेंड। अभी तक जितने भी एपिक लिखे गए थे इससे पहले, तो वो किसी मिथ, मैथोलॉजिकल फिगर या किसी लेजेंड के साथ डील करते थे। ठीक है, जो होमर ने लिखा, वर्जिल ने लिखा, वो किसी क्लासिकल मैथोलॉजिकल फिगर या फिर किसी लेजेंड के साथ डील करते थे। लेकिन मिल्टन जो लिखने वाले हैं वो कोई मैथोलॉजिकल फिगर नहीं है, गॉड ने जिस तरह से क्रिएशन बनाई उसके बारे में वो लिखने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं मेरी जो पोयम है वो किसी भी क्लासिकल एपिक से क्या है, ग्रेटर है, महान है। दैट्स वाई ही सेज हिज पोइट्री विल सोर अबव क्लासिकल वर्क्स। इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी पोइट्री जो है वो उन सारे क्लासिकल वर्क्स को सरपास कर देगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे होता है फाइनली ही प्रेज टू द हॉली स्पिरिट। आखिर में वो उन हॉली स्पिरिट मतलब जो म्यूजिक हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, इनसे प्रे करते हैं कि उसे लाइट और विजडम दे, क्योंकि वो तो अंधे हैं। वो इनसे प्रे करते हैं कि उसे रोशनी दे और बुद्धि दे, स्पेशली बिकॉज ही हिमसेल्फ इज ब्लाइंड। ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द डीप रीजन बिहाइंड ह्यूमैनिटीज फॉल। तो वो समझना चाहता है और एक्सप्लेन करना चाहता है जो कारण रहा था ह्यूमैनिटी के फॉल के पीछे, वो उसको अपने रीडर्स को एक्सप्लेन करना चाहता है और शो करना चाहता है, ये दर्शाना चाहता है कि एवरीथिंग इवन सिन एंड सफरिंग इज पार्ट ऑफ गॉड्स लार्जर जस्ट प्लान। ये आखिर की कुछ लाइन है जिसमें ये कहा गया है कि ये सारी चीजें जो हैं वो गॉड के ग्रेटर प्लान का हिस्सा है, भगवान के महान प्लान का हिस्सा हैं। ये सारी चीजें, जो पाप है और जो सफरिंग, जो हमारी पीड़ा है, ये सब ट्रस्ट करो गॉड पे, उसके ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बैकग्राउंड क्या है पैराडाइज लॉस्ट का, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया था 1658 से 65 के बीच में और पब्लिश हुआ था 1667 में। ध्यान रखना, एपिक पोयम है। ब्लैंक वर्स में स्टार्टिंग में कितनी बुक आई थी, 10। ठीक है, और बाद में ये लिखा है 10 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था 1667 में। इसका सेकेंड एडिशन जो आया था वो दोबारा से 12 बुक के साथ 1674 में। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किसके बारे में, फॉल ऑफ मैन के बारे में, टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव के बारे में, एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, इन 3 चीजों के बारे में। सबसे पहला फॉल ऑफ मैन, ठीक है, दूसरा टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव। एडम एंड ईव को लालच दिया गया किसके द्वारा, सैटन के द्वारा, ठीक है, लूसीफर के द्वारा। इसके बाद उनको कैसे गार्डन ऑफ ईडन से निकाला गया, इस बारे में ये है। हिज पर्पस इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसका जो पर्पस है वो गॉड के तरीके जो हैं वो इंसानों को जस्टिफाई करना है। सैटन जो है वो डिफाई करता है अपने क्रिएटर को और एक युद्ध छेड़ देता है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7th बुक है वो सबसे छोटी है, उसमें कितनी लाइन है, 640 लाइन है केवल। और 9th बुक जो है वो सबसे बड़ी है, उसमें कितनी लाइन है,
1189 या 1189 लाइन्स है। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट क्या है पहली 26 लाइन्स का क्या है? ये सबसे पहले तो ओपनिंग लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिल्टन इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सब्जेक्ट को, म्यूज को इन्वोक करते हैं जो म्यूजेज होते हैं, और अपने पर्पस को स्टेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? वो किससे इंस्पायर्ड है? होमर और वर्जिल के ट्रेडिशनल एपिक से, इसीलिए वो अपने इस एपिक में म्यूजेज को इन्वोक करते हैं, क्योंकि होमर और वर्जिल भी ऐसा किया करते थे। ठीक है, आगे, अनलाइक क्लासिकल पोएट्स, मिल्टन ग्रीक म्यूजिक को नहीं इन्वोक करते हैं, वो उनको बोलते हैं हेवनली म्यूजिक, जो कि हॉली स्पिरिट्स हैं। ठीक है, जो कि वेल अलाइन होती हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ में। आगे देखते हैं, ही सेट आउट टू टेल द स्टोरी ऑफ बिब्लिकल फॉल ऑफ एडम एंड ईव एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमैनिटी। आई होप इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, इसकी सेंट्रल आइडिया और थीम क्या है। तो वो थीम बहुत ही सिंपल है, मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, जो इंसानों की पहली अवज्ञा थी अगेंस्ट गॉड। ठीक है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, एडम एंड ईव ने, और इस एक्ट के कारण क्या हुआ? हमने पैराडाइज खो दिया, जो हेवन था उसको खो दिया। संसार में किसकी एंट्री हुई? डेथ की और सफरिंग की। ठीक है, लोग मृत्यु आई और पीड़ा आई। इसके बाद एंड अ नीड फॉर रिडेम्पशन। अब जब ये इतनी सारी चीजें हुई तो रिडेम्पशन की भी आवश्यकता थी, जो कि बाद में किसके द्वारा किया गया? जीसस क्राइस्ट के द्वारा। ठीक है, मिल्टन्स पर्पस, उनका पर्पस क्या है? गॉड के जो वेज हैं उनको जस्टिफाई करना। ठीक है, उसके जो तरीके हैं, जैसे सैटर्न क्वेश्चन पूछ रहा था, सैटर्न ने क्या किया? वो कहता है कि गॉड के जो वेज हैं वो एकदम बेकार हैं, अकेला रूल कर रहा है। ठीक है, हमें कुछ देता नहीं है, वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझ रहा है, हमें गुलाम समझ रहा है। तो ऐसा कई लोग भी देखते हैं, सैटर्न की तरह बहुत सारे लोग भी सोचते हैं ऐसा। तो मिल्टन का एम था कि गॉड जो भी कर रहा है, जो भी डेथ और सफरिंग इस वर्ल्ड में है, वो गॉड के ग्रेटर प्लान का पार्ट है। ठीक है, हमें उसको पेशेंस से बियर करना चाहिए। ठीक, तो ये जो है ये मिल्टन का पर्पस है। अब देखते हैं समरी क्या है 1 से 26 लाइंस की। वैसे तो ऊपर बता दी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मिल्टन जो है वो थीम के साथ बिगिन करते हैं, डिसओबीडियंस ऑफ एडम एंड ईव, जिसके कारण ह्यूमैनिटी का फॉल हुआ। उसके बाद वो हेवनली म्यूज को बुलाते हैं खुद को इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं जैसे मोजेज जो थे वो प्रॉफिट थे, वो इंस्पायर हुए थे कहाँ पे? माउंटेन के नाम लिए, सिनाई या हॉरेब, ये माउंटेन्स हैं। यहाँ पे जो मोजेस थे वो इंस्पायर हुए थे इन म्यूजिक से, क्या लिखने के लिए? बाइबल की शुरुआती किताबें लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही हम्बली सीक्स हेल्प टू सिंग ऑफ थिंग्स, फिर वो हेल्प, उन्हें मदद चाहिए इन म्यूजिक से इस पोयम को लिखने के लिए। ठीक है, इस तरह की पोयम ना तो कभी प्रोज में लिखी गई ना कभी राइम में लिखी गई। इस तरह का कंटेंट ना तो कभी प्रोज में लिखा गया और ना कभी राइम में लिखा गया। ये एक डिवाइन एपिक है बियॉन्ड मेयर क्लासिकल पोइट्री। वो कह रहे हैं अभी तक जितनी भी क्लासिकल पोयम्स या एपिक आए उन सबसे महान एपिक ये जो है वो है। ही इन्वोक्स द हॉली स्पिरिट, हॉली स्पिरिट्स को बुलाते हैं और उसको एक लाइन में वो सिम्बलाइज करते हैं डब की फॉर्म में। डब क्या होता है? वाइट सफेद कबूतर होता है। और इन हॉली स्पिरिट्स को वो क्यों बुलाते हैं? ताकि उसके माइंड को, उसके दिमाग को गाइडेंस मिले और उसके अंदर जो भी डार्क है, मतलब जो भी अंधेरा है, जो भी लो, मतलब जो भी इग्नोरेंस है, उससे उसे छुटकारा मिले और ये म्यूजिक उसे प्रेरणा दे इस एपिक को लिखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्टीमेटली ही प्रेज फॉर स्ट्रेंथ, अल्टीमेटली वो क्या करता है? प्रे करता है किसके लिए? स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए, ताकि वो गॉड का जो जस्टिस है उसको असर्ट कर पाए और एक्सप्लेन कर पाए कि इस संसार में वाई इविल एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड गवर्न्ड बाय अ गुड गॉड, कि इस संसार में इविल का मतलब बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है, और जो संसार एक इतने अच्छे गॉड के द्वारा चलाया जा रहा है फिर भी उसमें इविल जो है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या मिल्टन ये एपिक लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, अब मजा आएगा आपको। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मैन के, ह्यूमंस के पहले डिसओबीडियंस की। पहली डिसओबीडियंस मतलब पहली अवज्ञा की, जो उन्होंने भगवान के आदेश की अवज्ञा की थी, और उसका फल इस पहली लाइन में यही निकल के आ रहा है कि उसका क्या परिणाम निकला, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। एक तो फ्रूट का मतलब ये है, और दूसरा फ्रूट का मतलब अगर आप अगली लाइन में कंटिन्यू करेंगे तो लिखा है एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री,
उन्होंने क्या किया था, उस फॉरबिडन ट्री का, ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट के दो मीनिंग है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फन। ओके, जब एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? फन। ठीक है, तो मैन का पहला डिसोबीडियंस जिसमें उन्होंने उस फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था, जिसका मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, उसका जो मॉर्टल टेस्ट था वो संसार में किसको लेके आया? डेथ को लेकर आया, एंड ऑल अवर वो, और हमारे सारे दुखों को लेकर आया। विथ लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, क्या हुआ इसके साथ ही? क्या हुआ? हमने हेवन को खो दिया, जो गार्डन ऑफ ईडन था उसको खो दिया, और तब तक खो दिया जब तक कि एक महान इंसान किसको कहा गया है? जीसस क्राइस्ट को कहा गया है। ठीक है, जब तक वो नहीं आते और ह्यूमैनिटी को रिस्टोर नहीं करते, एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, और हम अपनी जो हमारी जो पोजीशन थी हम उसको रीगेन नहीं करते। ठीक है, तो तब तक हम उस हेवन से दूर रहेंगे। कब तक? जब तक जीसस क्राइस्ट नहीं आएंगे, जो कि आ चुके हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटी को रिस्टोर किया और हमें तरीके बताए कि हम दोबारा से कैसे हेवन में जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb or Sinai didst inspire the shepherd who first taught the chosen seed। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ तक इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पूरे आइडियाज जो हैं वो कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो हेवनली म्यूजिज को बुलाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ग्रीक जो म्यूजिज होते हैं उनको नहीं, हेवनली म्यूजिज को, जो कि कौन है? हॉली स्पिरिट्स हैं। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो हॉली स्पिरिट हैं उनको वो बुलाते हैं, जिन्होंने ये दो माउंटेन्स हैं ओरेब और सिनाई, इन माउंटेन्स पे इंस्पायर किया था उस शेपर्ड को। शेपर्ड यहाँ पे किसको कहा गया है? मोजेस को। ठीक है, म्यूजिज और मोजेस अलग है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो इनको इंस्पायर किया था क्या लिखने के लिए? बाइबल की शुरुआती किताबें लिखने के लिए, जो कि क्या थे? चोजन सीड थे, मतलब चुने हुए वो चुनिंदा शख्स थे जिन्होंने बाइबल की शुरुआती किताबें लिखी थी। इन द बिगिनिंग हाउ द हेवन एंड अर्थ वोज आउट ऑफ केओस, इफ सियॉन हिल डिलाइट द मोर, एंड सिलोज ब्रूक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। ठीक है, तो प्रॉफिट मोजेस ने क्या बताया था कि शुरुआत में कैसे हेवन और अर्थ जो है वो क्रिएट किए गए थे उस केओटिक जगह से। स्टार्टिंग में क्या था? पूरा जो वर्ल्ड था वो कैसा था? केओटिक था। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल है। ठीक है, पूरा संसार जो था वो कैसा था? केओटिक था, अराजकता थी। तो इस अराजकता से कैसे भगवान ने क्या बनाया? हेवन और अर्थ बनाया। ठीक है, तो ये किसने बताया? उस शेपर्ड ने बताया, हमें मोजेस ने बताया। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो म्यूजिज हैं, अब मोजेस की बात नहीं हो रही, म्यूजिज हैं। म्यूजिज कहाँ रहते हैं? सियोन हिल पे रहते हैं, इन पहाड़ियों पे रहते हैं, और वो डिलाइट होते हैं। डिलाइट मतलब खुश होते हैं। किससे? सिलियोज ब्रूक से। ये एक तरह की स्ट्रीम है, धारा है। ठीक है, जल की धारा है जो कि बहती है। कहाँ पे बहती है? फास्ट बाय द ओरिकल ऑफ गॉड। अब देखो, ये ओरिकल कौन होता है? ओरिकल कोई प्लेस या फिर कोई प्रीस्ट होता है जिसके माध्यम से भगवान के शब्द जो हैं वो इंसानों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ओरिकल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड को कहा गया है। तो ये जो स्ट्रीम है वो किसके पास बहती है? उस टेम्पल ऑफ गॉड के पास में बहती है, और उससे जो सियोन हिल पे जो म्यूजिज बह रहे हैं वो कैसे होते हैं? वो खुश होते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं। आई डेंस इनवोक दाई एड का मतलब मदद, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में, इस एपिक को लिखने में। डेट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंड्स टू सोर अबव द ऑनियन माउंट वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज ऑफ वाइन। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? उसे मदद चाहिए किसकी? म्यूजिज की, इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिखने में। और ये कोई छोटा मोटा कोई पोइट्री नहीं है, कोई ऑर्डिनरी पोएम नहीं है। मिडिल फ्लाइट का मतलब है ये कोई ऑर्डिनरी पोएम नहीं है, इसको उड़ना है ऑनियन माउंट से भी ऊपर। अब यहाँ पे इस माउंटेन का जिक्र क्यों किया गया है? अब ये ऑनियन जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, अपने आप देख लेना, मैं इसे ऑनियन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस माउंटेन से ऊपर इसको उड़ना है। किसको? इस सॉन्ग को। और इस ऑनियन माउंट पे कौन बहते थे? जो ग्रीक म्यूजिस्ट थे। ठीक है, जो ग्रीक म्यूजिस्ट थे वो इस पे बहते थे। इसीलिए मिल्टन ने कहा है कि ये जो मैं एपिक लिखने वाला हूँ इसको इस माउंटेन से भी ऊपर उड़ना है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज मैं लिखने वाला हूँ जिसको कभी भी ना तो प्रोज में लिखा गया और ना ही राइम में लिखा गया। एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डॉस्ट प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर। और वो कह रहा है कि जो ये स्पिरिट है, जो हॉली स्पिरिट है किसकी? म्यूजिस की, उनका जो हार्ट है, उनका जो हृदय है वो प्योर है। वो प्योर है सारे टेम्पल से, सारे टेम्पल से उनका हृदय जो है वो कैसा है? प्योर है।
इसीलिए वो उन म्यूजिक से कहता है कि इंस्ट्रक्ट मी, ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्ट करो। फॉर दाउ नोएस्ट दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड। वो कह रहा है तुम मुझे इंस्ट्रक्ट करो, क्योंकि तुम वहां पे प्रेजेंट थे जब क्रिएशन बनाई जा रही थी, तुम वहां पे प्रेजेंट थे और तुम्हें सब कुछ पता है। तुम अपने माइटी विंग्स, बड़े से विंग, विंग मतलब अपने पंख फैलाए हुए, जैसे एक कबूतर होता है, वो सेटेस्ट ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस। एबिस क्या होता है? अंधकार, जहां पे बिल्कुल ही निराशा हो, अंधकार हो। तो तुम अपने सफेद कबूतर की तरह बड़े से पंख फैलाए क्या कर रहे थे? उसको ब्रूड कर रहे थे उस जगह को। ब्रूडिंग क्या होती है? ऐसे चिड़िया अपने अंडे सेती है उसके ऊपर बैठ के, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। तो तुम ऐसे ही उस जगह के ऊपर बैठे थे। एंड मैडेस्ट इट प्रेग्नेंट, और उसके बाद क्या हुआ? क्रिएशन, क्रिएशन हुई। गॉड ने क्या किया? क्रिएशन बनाई। वॉट इन मी इज डार्क, और जो मेरे अंदर क्या है? डार्क मतलब जो मेरे अंदर अंधेरा है उसे इल्यूमाइन करो, उसे क्या करो? जागृत करो या उसे रोशन करो। वॉट इज लो वेज एंड सपोर्ट, जो भी मेरे अंदर इग्नोरेंस है उसे भगाओ और मुझे सपोर्ट करो। डेट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, और वो कह रहे हैं ताकि मैं, जो मैंने सब्जेक्ट चुना है, उसकी हाइट तक मैं लिख पाऊं। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मैं एग्जांपल दूंगा एक मूवी से। अभी जल्दी में एक मूवी आई थी आदि पुरुष, देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो उसका जो सब्जेक्ट था वो तो बहुत ही ग्रेट था, बहुत ही महान सब्जेक्ट उठाया था, लेकिन राइटर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन तक लिख नहीं पाया। जितना महान सब्जेक्ट था उतने अच्छे डायलॉग्स वो लिख नहीं पाया। तो मिल्टन वही कह रहे हैं कि जितना अच्छा सब्जेक्ट मैंने उठाया है उतना अच्छा मैं लिख भी पाऊँ, ठीक है, इतना मुझे सपोर्ट करो, मेरे अंदर जो अंधेरा है उसको दूर करो। आई में असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अब वो कह रहा है यहाँ पे इन दो लाइन्स में कि ताकि मैं बता पाऊँ भगवान का जो प्लान है, एटर्नल प्रोविडेंस है, मतलब जो उसका ग्रेटर प्लान है, जो ये सारी चीजें हुई हैं ये उसके एक ग्रेट प्लान का हिस्सा है, उसके महान प्लान का हिस्सा है, ठीक है। ये मैं बता पाऊँ किसको? ह्यूमैनिटी को, और जस्टिफाई कर पाऊँ जो भगवान के तरीके हैं किसको? इंसानों को। तो आई होप मैंने बहुत एनर्जी लगाई आपको समझाने में। ये 26 लाइन्स आई होप आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो फिर भी बता देना, मैं शॉर्ट्स बना के एक्सप्लेन कर दूंगा जो जो लाइन आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। आप अगर देखना चाहें इसके हर लाइन के मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पॉज करके आप जो है वो देख सकते हैं। 5-5, 4-4 लाइनों की मीनिंग इकट्ठे जो है वो लिखे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं इसमें। देखो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे माउंटेन्स और एक स्ट्रीम का रेफरेंस जो लिया गया था वो कहाँ से? ये बिब्लिकल रेफरेंस है, ये सब बाइबल से लिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी चीज़ का रेफरेंस उठाते हैं कहीं से, चाहे वो हिस्ट्री बुक्स हो या फिर किसी भी जगह से उठा सकते हैं, किताब से उठा सकते हैं, मूवी से उठा सकते हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ का रेफरेंस उठाते हैं तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एलूजन, ठीक है। एलूजन का मतलब ही होता है संकेत करना या रेफरेंस देना, ठीक है। तो एलूजन वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो इसमें यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? एलूजन। अगला देखो मेटाफर। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, और जो पहली चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ को एग्जैक्टली क्या कर देती है? रिप्लेस कर देती है। तो वो क्या होता है? मेटाफर होता है। तो यहाँ पे नो मिडिल फ्लाइट एक लाइन में आया था जिसका मतलब था ऑर्डिनरी पोयम, ऑर्डिनरी पोयम। तो उन्होंने कहा मैं कोई साधारण कविता नहीं लिखने वाला हूँ, तो उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था? नो मिडिल फ्लाइट। तो नो मिडिल फ्लाइट हम ऑर्डिनरी पोयम से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी जगह पे हमने ये वर्ड रख दिया। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सिमिली। सिमिली मैंने आपको बताया था इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हम चीज़ को कहते हैं कि वो उसके जैसी है। तो इसमें लाइक और एज जैसे वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखो उसने जो म्यूजिक हैं उनको कैसा कहा है? डब लाइक का है। डब लाइक मतलब वो सफ़ेद कबूतर के जैसे हैं। म्यूजिक कैसे हैं? सफ़ेद कबूतर के जैसे हैं। तो म्यूजिक का कंपैरिजन किससे हो रहा है? डब से हो रहा है, सफ़ेद कबूतरों से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या कर देते हैं? पर्सोनीफाई कर देते हैं, मतलब उसको एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं। तो म्यूजिक तो हॉली स्पिरिट है। स्पिरिट कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। लेकिन हम उन नॉन लिविंग चीज़ों को हम कैसा कर रहे हैं?
एक करेक्टर मान रहे हैं पूरा, उसे हमने पर्सोनीफाई कर दिया है। वो मिल्टन जो है वो म्यूजिक से कह रहे हैं मुझे ये दो मुझे प्रेवड़ा दो, तो ऐसी तो कोई लिविंग थिंग ही कर सकता है ना। तो वो उन म्यूजिक से जब ये सारी चीज़ें करने को कह रहे हैं तो वो उसे एज अ करेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हेवनली म्यूजिक के लिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगी? पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं इंजैममेंट। ये क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, जब लाइंस फ्लो स्मूथली इनटू ईच अदर, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है वो स्मूथली फ्लो, मतलब इसके आइडियाज जो है वो बिना पहुंच के इसमें पहुंच जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे हम ऊपर चलते हैं। लिखा है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। देखो, फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन ट्री का फल बिना पहुंच किए हुए इसमें पहुंच गया। आगे देखो, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू वन लाइन। ये पूरी एक लाइन है, जिसका मॉर्टल टेस्ट जो है वो संसार में क्या लाया? मृत्यु लाया। ठीक है, इसके बाद देखो, टिल वन ग्रेटर मैन वीस्टोरस। ये पूरी एक लाइन है, मतलब आइडिया जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना रुके जाए, यहाँ पे बिना कॉमा बिना पहुंच के। तो वो वहां पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है? इंजैममेंट। तो वही लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज की गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला है ब्लैंक वर्स। ये पूरी पोयम जो है वो अनवाइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। आई होप आपको ध्यान रहेगा। अगली जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, इसमें किसको इन्वोक किया गया है? म्यूजिक को। और कौन से म्यूजिक? क्रिश्चियन म्यूजिक को इन्वोक किया गया है। तो ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज करी गई हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करने वाले? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो है वो मिल्टन की लाइफ और इनकी जो पोएटिक वर्क्स हैं उन पे होने वाले हैं, और अराउंड 150 एमसीक्यूज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।